साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो सक्रियता के बारे में। यानी आज साथियों इस 15 मिनट की शो में हम आपको बताने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल क्या है। यानी आज हम उस सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे इस 15 मिनट की क्लास में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम यहां समझने वाले हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, यानी साथियों रेडियो सक्रियता क्या है। तो साथियों ध्यान रखिए, रेडियो सक्रियता की बात किया जाए, रेडियो एक्टिविटी की बात किया जाए, तो ये एक प्रकार की साथियों परिघटना है। यानी रेडियो एक्टिविटी जो है यह एक प्रकार की साथियों जो है ये आपका क्रियाकलाप है, और आप कह सकते हैं यह एक वैसी परिघटना है, यह साथियों एक वैसी क्रियाकलाप है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विखंडित होती है, रेडियो सक्रिय तत्व टूटता है और रेडियो सक्रिय तत्व विखंडित होकर जो है अल्फा बीटा और गामा रे निकालती है, और अल्फा बीटा गामा रे निकालने के साथ साथ अपार मात्रा में साथियों उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन भी करता है, और छोटे छोटे कई रेडियो सक्रिय तत्व का निर्माण भी करता है। तो यह पूरी प्रक्रिया साथियों जो है रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे साथियों कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। जब इसमें रेडिएशंस होती है, रेडियो एक्टिव एटम्स में जब कोई जो है न्यूट्रॉन कण से आघात करवा के तोड़ा जाता है, तो इससे साथियों अल्फा रे निकलती है, बीटा रे निकलती है, बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, और इसके अलावा साथियों क्या होती है, इससे एनर्जी भी बाहर निकलती है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके साथियों जो है एटम बम बनाया जाता है। उस एनर्जी से साथियों एटॉमिक रिएक्टर भी चलाया जाता है। ये तमाम परिघटनाएं साथियों इसमें सम्मिलित होती है। तो आपने सही सुना साथियों, रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक प्रकार की क्रियाकलाप है जिसमें कोई रेडियो सक्रिय तत्व जो है साथियों ध्यान रखेंगे, कोई रेडियो सक्रिय तत्व की बात किया जाएगा, रेडियो सक्रिय एलिमेंट्स की बात किया जाता है, तो इसमें रेडियो सक्रिय तत्व जो है विखंडित होता है, और इसके विखंडन से अल्फा बीटा और गामा रे निकलती है। तो याद रखेंगे रेडियो सक्रिय तत्व जो है इसमें विखंडित होता है, और इसके विखंडन से साथियों जो है अल्फा बीटा और गामा, ध्यान रखना साथियों, अल्फा बीटा और गामा किरण निकलती है। इसके अलावे साथियों जो है इससे अपार मात्रा में ऊर्जा का भी, उष्मा का भी साथियों उत्सर्जन होता है, और यह परिघटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इसके बारे में सबसे पहले साथियों जो है हेनरी बेकुरेल ने बताया। कई बार साथियों इस सवाल पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर याद रखेंगे हेनरी बेकुरेल के द्वारा इस परिघटना के बारे में बताया गया साथियों। इसलिए साथियों हेनरी बेकुरेल को जो है रेडियो एक्टिविटी का जनक माना जाता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन कौन ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की श्रेणी में आता है, तो आंसर याद रखेंगे साथियों, यदि यूरेनियम की बात किया जाता है, सीजियम की बात किया जाए, फ्रांसियम की बात किया जाए, पोलोनियम की बात किया जाए, रेडोन की बात किया जाए, यूरेनियम की बात किया जाए, तो ये सबका सब साथियों जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की श्रेणी में आता है। कौन कौन, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, सीजियम, फ्रांसियम, रेडोन, ये सारे के सारे, या पोलोनियम, थोरियम, ये सारे के सारे एलिमेंट साथियों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की श्रेणी में आता है, रेडियो सक्रिय तत्व की श्रेणी में आता है। और इसके विखंडन से कौन कौन सी रे निकलती है, तो साथियों ध्यान रखेंगे इससे अल्फा रे निकलता है, बीटा रे निकलता है, और गामा किरणें निकलती है, और इस अल्फा बीटा गामा के साथ साथ साथियों अपार मात्रा में उष्मा और प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है। ये पूरी परिघटनाएं साथियों जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाता है, और ये पूरी परिघटना साथियों रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अब साथियों यहां पर स्पष्ट हो गया, जैसे आप यहां पर जान रहे हैं, देख रहे हैं, मान लिया जाए साथियों ये यूरेनियम है, और आपको पता है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब जब ये यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जब इस एक्टिव एलिमेंट्स का विखंडन होता है, जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम टूटता है, तो इसके टूटने से आप देख रहे होंगे साथियों ये अल्फा रे है, ये आपका बीटा रे है, और एक न्यूट्रल है, ये साथियों उदासीन करण है, ये आपको अल्फा है, ये साथियों आपका बीटा है, और बीच में आपका गामा है, और गामा रे साथियों जो है ये उदासीन होता है, ये साथियों आपका न्यूट्रल होता है, इन द सेंस साथियों ये एक उदासीन किरण है। अब यहां पर देखिए अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर साथियों नेगेटिव चार्ज होता है, तो अल्फा का अट्रैक्शन देखिए किसके ओर हुआ, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है नेगेटिव रॉड की ओर साथियों जो है अल्फा का अट्रैक्शन आप देख रहे हैं, पॉजिटिव की ओर जो है ये साथियों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की ओर जो है ये साथियों बीटा का अट्रैक्शन देख रहे हैं, और गामा सीधी रेखा में बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या है साथियों कि गामा पर किसी भी प्रकार की रे जो है साथियों, गामा पर किसी भी प्रकार के रे का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यह एक न्यूट्रल
न्यूट्रल अर्थात साथियों जो है यह एक उदासीन किरण है। यानी आप ये कह सकते हैं साथियों की न्यूट्रल होता है कौन सा, तो आपका गामा किरण साथियों जो है यह न्यूट्रल होता है। इन द सेंस साथियों गामा जो है यह एक उदासीन किरण है। यानी अब यहां से ये क्लियर हो चुका है कि अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर नेगेटिव चार्ज और गामा उदासीन होता है। तो इस तरीके से अल्फा, बीटा और गामा किरण की विशेषता की बात किया जाए तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अल्फा पर साथियों पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि बीटा की बात किया जाए तो बीटा पर साथियों नेगेटिव चार्ज होता है और गामा जो है यह साथियों आपका उदासीन होता है। याद रखेंगे अल्फा तत्व जो है यह हीलियम तत्व के नाभिक के जैसा होता है, बीटा साथियों इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है और गामा जो है यह किसी तत्व के जैसा व्यवहार नहीं करता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। कई बार साथियों एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि अल्फा रे जो है साथियों, अल्फा किरण जो है यह निम्नलिखित में से किस तत्व के जैसा व्यवहार करता है, तो आप याद रखेंगे साथियों यह अल्फा रे आपका जो है यह हीलियम तत्व के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा साथियों, तो याद रखना है यह हीलियम के जैसा होता है, बीटा साथियों इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है और गामा साथियों उदासीन होता है। अल्फा जो है इसके आयनन क्षमता की बात किया जाएगा तो याद रखेंगे आयनन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि अल्फा की आयनन क्षमता क्या होता है, तो अल्फा का साथियों आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। बीटा की बात करेंगे तो अल्फा की अपेक्षा कम होता है। ध्यान रखना है साथियों अल्फा की अपेक्षा साथियों जो है आयनन क्षमता जो है यह आपका कम होता है। और गामा का आयनन क्षमता की बात करेंगे तो गामा का आयनन क्षमता साथियों सबसे कम होता है। याद रखिएगा कि अल्फा का आयनन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, बीटा का उससे कम और गामा का सबसे कम होता है। यदि हम साथियों भेदन क्षमता की बात करेंगे, साथियों भेदन क्षमता की बात करेंगे तो याद रखिएगा अल्फा का भेदन क्षमता जो है यह सबसे कम होता है। यदि बीटा की बात करेंगे, यदि बीटा के भेदन क्षमता की बात करेंगे साथियों अल्फा से ज्यादा होता है। याद रखेंगे साथियों अल्फा से ज्यादा होता है। और गामा के भेदन क्षमता की बात करेंगे तो गामा का भेदन क्षमता साथियों जो है सबसे ज्यादा होता है। याद रखेंगे साथियों सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि अल्फा का आयनन क्षमता सबसे ज्यादा है तो आपका गामा जो है इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। ये तमाम तरह की सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे। क्लियर साथियों, अगला आपको मैं बता दूं अल्फा बीटा गामा से संबंधित यदि कभी भी इस तरीके के सवाल पूछा जाएगा तो बिल्कुल ध्यान रखना है अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर नेगेटिव चार्ज और गामा उदासीन होता है। अब यदि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल की बात किया जाए तो यह समूह विस्थापन नियम साथियों जो है यह आपको प्रोफेसर सैडी, याद रखना साथियों ये प्रोफेसर सैडी व फैजन नाम के वैज्ञानिक ने साथियों यह नियम दिया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि समूह विस्थापन नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रोफेसर सैडी और फैजन के द्वारा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल दिया गया है। साथियों समूह विस्थापन नियम दिया गया था जिसमें सबसे पहले यही बताया गया था कि यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण निकलती है तो अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है और द्रव्यमान में 4 की कमी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको अल्फा रे जो है वो हीलियम तत्व के जैसा व्यवहार करता है, अतः हीलियम के पास परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान 4 होता है। अतः जब भी उससे अल्फा रे निकलती है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी करती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी करता है। याद रखें अल्फा के निकलने से साथियों अगला जो एक्स तत्व बनता है, जैसे मान लीजिए 92 और 235 है, तो ध्यान रखेंगे जब एक अल्फा निकलती है तो नया जो साथियों तत्व बनता है इसकी परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में साथियों याद रखेंगे द्रव्यमान संख्या में जो है 4 की कमी होती है किसके, एक अल्फा निकलने से। इसी तरीके से साथियों यदि एक बीटा किरण निकलती है तो एक बीटा के निकलने से परमाणु संख्या में साथियों याद रखेंगे 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान साथियों अपरिवर्तित रहता है। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि बीटा के निकलने से समभारिक की प्राप्ति होती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यदि आप बीटा रे को निकालते हैं तो इससे किसकी प्राप्ति होती है, तो आइसोबार्स यानी समभारिक की प्राप्ति होती है। तो यह नियम आपका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल कहता है कि किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से यदि आप अल्फा रे निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होता है, और यदि आप बीटा रे निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो इस तरीके से समूह विस्थापन नियम के बारे में क्लियर हो चुका है। अब यदि साथियों नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की बात किया जाए, साथियों नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है, नाभिक का टूटना। याद रखेंगे साथियों ये नाभिक का टूटना जो है साथियों ये नाभिक का
टूटना की बात करेंगे तो ये आपका नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, और दो नाभिकों को आपस में जुड़ना की बात करेंगे तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, ध्यान रखना साथियों, संलयन का मतलब क्या होता है जुड़ना, और विखंडन का मतलब क्या होता है टूटना। तो जब एक भारी नाभिक टूटता है, आप यहां पर देख रहे हैं साथियों, भारी नाभिक टूटता है और ये हल्के हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है, इसके अलावा इससे न्यूट्रॉन भी बाहर निकलती है। तो जब एक भारी नाभिक टूटकर हल्के हल्के नाभिकों में बढ़ता है, उससे न्यूट्रॉन भी निकलती है, काफी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है, तो वो आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है जुड़ना, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब तो जुड़ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन के इसमें हल्के हल्के नाभिक जो है आपस में जुड़ता है, और ये दोनों जुड़कर क्या करता है हीलियम जैसे अस्थायी नाभिक का निर्माण करता है। और ये हीलियम जैसे अस्थायी नाभिक निर्माण के साथ साथ साथियों जो है इसमें अपार मात्रा में ऊष्मा का भी और ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। तो ये साथियों आपका क्या है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन है। तो स्पष्ट हो गया, विखंडन का मतलब क्या हो गया टूटना, यानी हैवी न्यूक्लियस जब टूटता है तो विखंडन होता है, और हल्के हल्के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़कर एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है तो वो आपका नाभिकीय संलयन कहलाएगा। जैसे कभी आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, सवाल पूछ देता है कि सूर्य से अपार मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और ऊर्जा निकलने का कारण क्या है, तो आप वहां पर जवाब देते हैं कि सूर्य से ऊष्मा, प्रकाश और ये एनर्जी निकलने का मेन वजह जो होता है वो आपका नाभिकीय संलयन होता है। और एटम बम के बारे में यदि सवाल करता है, एटम बम के बारे में कि परमाणु बम किस पर आधारित है, तो आपका जवाब होता नाभिकीय विखंडन हो जाता है। तो इस तरीके से परमाणु बम में याद रखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, और यदि हाइड्रोजन बम की बात करता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, यानी हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे, जबकि परमाणु बम साथियों नाभिकीय विखंडन पर काम करती है। अब यदि हम एटॉमिक रिएक्टर की बात करते हैं तो याद रखेंगे साथियों, ये एटॉमिक रिएक्टर जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही काम करती है। किसके सिद्धांत पर साथियों, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इस एटॉमिक रिएक्टर के माध्यम से क्या करते हैं, तो हम वर्तमान समय में जो है इससे बिजली का उत्पादन करवाते हैं। इसके कई एक पार्ट्स होता है जहां से संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे एटॉमिक रिएक्टर में आपसे पूछता है कि बताइए इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, या फिर साथियों जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें सवाल पूछता है कि एटॉमिक रिएक्टर का कोर किसका बना होता है, तो साथियों ध्यान रखेंगे यूरेनियम का बना होता है। इसमें सवाल पूछता है कि नियंत्रक छड़ के रूप में, नियंत्रक छड़ के बारे में किसका बना होता है, तो ये बोरोन और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। फिर सवाल पूछता है कि इसमें शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना साथियों शीतलक के रूप में जो है सोडियम या पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन तमाम तरह की सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, और मैं उम्मीद करता हूं यदि यहां से सवाल पूछा जाए तो आपसे 100% बनेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेवा यहीं तक।